हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न, क्या भारत कुछ इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत कुछ करके दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बराबर कभी आ पाएगा? इस प्रश्न के उत्तर में आज हम एक फैक्ट्स उठाकर देखेंगे। फैक्ट शीट है पेटेंट्स को फाइल करने की। पेटेंट्स इनोवेशन बेस्ड होते हैं, छोटी छोटी इनोवेशंस जो आपके उद्योग जगत में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करती हैं, शायद जिनकी वजह से एक कंट्री महान बन जाता है, बड़ा बन जाता है, महान बन जाता है, पूरी दुनिया को जीत लेता है। जो कंट्री मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्रेट नहीं है वो कंट्री बड़ा भी नहीं हो सकता है। चाइना नंबर 6 पे आता है, इंडिया नंबर 3 पे आता है, यूएसए नंबर 5 पे आता है, जो मरकरी का नंबर ट्रेडिंग का नंबर है। अगर यहां पर आप देखो तो भारत कई बार शिक्षक तो अच्छे पैदा कर लेता है लेकिन रिसर्चर्स नहीं पैदा कर पाता है। आज से 60-70 साल पहले तक भारत में सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु या जेसी बोस जैसे बहुत सारे रिसर्चर्स थे, होमी भाभा साहब थे, लेकिन अब भारत में रिसर्चर्स पैदा नहीं होते हैं। यहाँ पे पीएचडी तो होती है लेकिन पीएचडी बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा करके अगर आप देखेंगे तो कट पेस्ट है, कॉपी पेस्ट, यहाँ से वहाँ जोड़ दिया, वहाँ से यहाँ जोड़ दिया और उसके बाद पीएचडी गेन कर ली, लेकिन उसका कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि पीएचडी हमारा बैकबोन है और जितनी भी पीएचडी है इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, उनकी रिसर्च को, ताकि लोग उसको पढ़ें या देखें। आज 6 साल बाद वो सिर्फ वादे का वादा रह गया और कोई ऐसा सरकार के द्वारा तंत्र नहीं बनाया गया जहां पे जितनी पीएचडी जो उनकी थीसिस हैं लोगों के सामने आ पाए। कहने की बातें हैं। अब पिछले साल के फिगर लेते हैं 2019 के। पूरी दुनिया में करीब करीब 2,65,000 पेटेंट्स फाइल किए गए, 2,65,000। इसमें अप्रॉक्सीमेटली पहली बार चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और करीब 59,000 पेटेंट्स फाइल किए। पेटेंट्स होते हैं जो इनोवेशंस होती हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से। अमेरिका ने करीब 58,000 इनोवेशंस फाइल किए। इसके अलावा जापान ने 52,000 से भी ज़्यादा इनोवेशंस फाइल किए। जर्मनी और साउथ कोरिया ने 19,000 ईच फाइल किए। भारत ने सिर्फ 2,000 फाइल किए, जो कि चाइना से 97% कम है, टोटल दुनिया का 1% से कम है, रादर 0.7% है। और हमारा जो R&D का खर्चा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है जीडीपी का, वो भी 1% से कम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस देश में लोग टेक्निकल ग्रेजुएट होने के बाद जहां पे रिसर्च और इनोवेशन करें, उसके बाद वो सब एमबीए में चले जाते हैं और आटा तेल चावल बेचते हैं। किसी का मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में लोग जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि एक फैक्ट्री लगानी हो तो इतने लाइसेंस, इतनी अड़चने आती हैं कि कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता वहां पे। कोई अपने हाथ शॉप फ्लोर पे जाके गंदे नहीं करना चाहता। भारतीय शुरुआत से व्हाइट कॉलर वर्कर्स रहे हैं, उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर से चिढ़ सी होती है, उस काम को वो पसंद नहीं करते हैं। लोग तो ये कहा जाए कि अगर आईटी इंजीनियर ना होती तो इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग ही खत्म हो जाती। मैं आपको बताऊं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनकी तो कोई पूछ ही नहीं होती साहब। आप कर लीजिए, आगे चांसेस नहीं है। उन बेचारों को एमबीए करके फिर वही आटा तेल चावल बेचना पड़ता है उनको, वो भी क्या करेंगे जब फैक्ट्रीज ही नहीं हैं तो काम कहां करेंगे। तो बात इनोवेशंस की हो रही थी, पेटेंट्स की हो रही थी। तो ये कंडीशन है हमारी दुनिया में, तो जो इनोवेट करेगा वही दुनिया पे राज करेगा। हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कल्चर की, पोटेंशियल की, कैपेबिलिटीज की। कोई भी देश पोटेंशियल और कैपेबिलिटी से ग्रेट नहीं बनता है, महान नहीं बनता है। कोई भी देश एप्लीकेशन से महान बनता है कि तुम अप्लाई कैसे करते हो खुद को। और भारत में एप्लीकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग के प्रति कोई रुझान नहीं है। भारत में लोग जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में जाना नहीं चाहते, उनका इनोवेशन में, रिसर्च में कोई रुझान नहीं है।
ये नया हिंदुस्तान है जिनका रिसर्च से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत पीएचडी आती हैं, वो सिर्फ ले दे के कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट निकल के नहीं आता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जो कि सैमसंग है, एलजी है, हुआवी है, इन कंपनियों के पेटेंट्स, मित्सुबिशी है, ये भारत से ज़्यादा हैं। तो कंपनियां ही भारत से ऊपर हैं साहब, हम तो कहीं ठहरते नहीं। हमारे यहाँ पे कल्चर ही नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई संस्कृति नहीं है इनोवेशन की। हमारे यहाँ लोग कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं करना चाहते। सरकार की ओर से कोई बजट ही नहीं दिया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, वो ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। जिस देश में 0.7% जीडीपी का खर्चा आरएनडीपी होगा, वो भी पेपर पे दिखाने के लिए, तो आप सोचिए वो देश महान कैसे बन सकता है। मैं उस भारत की कल्पना करता हूं जो भारत मैन्युफैक्चरिंग का जायंट बनेगा, लेकिन इंडिया के ब्लड में ऐसा लगता है आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग का जायंट बनना लिखा नहीं है। कोई इंटेंशन भी जाहिर नहीं करता, कोई टेक्निकली एक्सीलेंस के अंदर जाने की बात भी नहीं करता है, सब एडमिनिस्ट्रेशन में जाने की बात करते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था जहाँ पे एक व्यक्ति वाज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ आईआईटी एंड वन ऑफ द ब्रिलियंट टॉपर्स ऑफ द आईएम्स आल्सो, वो आईएएस में चले गए। जा सकते हैं जी, उनकी मर्जी है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रश्न ये पैदा होता है अगर आपको आईआईटी करने के बाद, आईएम करने के बाद आईएएस में जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो फिर आप कौन सी रिसर्च कर लोगे, कौन सा इनोवेशन कर लोगे? नहीं कर सकते आप उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, लेकिन इंडिया में आप फिर उसी रैट रेस के अंदर चले जाएंगे जहां पे आपको कुर्सी ऊंची लगती है, जहां पे लोग आपको सलाम करते हैं, जहां पे आप गाड़ियां यूज़ करेंगे, लेकिन वो गाड़ियां फॉरेन की बनी होंगी, इंडिया की नहीं होंगी। क्योंकि हमें तो इंडिया में कुछ बनाने की आदत है नहीं। आप कुछ भी देख लीजिए, हिंदुस्तानी कुछ मिलता नहीं, हमारे यहाँ तो स्क्रू ड्राइवर भी चाइनीज़ ही मिलते हैं। अब उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कल्चर 2 दिन में पैदा नहीं होती। आपका जो एप्लीकेशन ऑफ द माइंड है 2 दिन में पैदा नहीं होता, उसके लिए सदियां गुजर जाती हैं। अमेरिका का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो ऑलमोस्ट समझो आज 125-150 साल पुराने से भी ज़्यादा है। चाइना के अंदर भी ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कम से 40-50 साल पुराना है। जर्मनी और ब्रिटेन का और फ्रांस का तो, जापान का तो और भी पुराना है। हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की, हम शुरुआत भी नहीं करना चाहते हैं, हम वहाँ जाना ही नहीं चाहते। दरअसल हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। हमें इंजीनियरिंग के नाम पे सिर्फ आईटी आता है, उसके आगे हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में सोचते भी नहीं है। प्रोडक्शन से हमारा कोई नाता नहीं है। दिस इज द इंडियन माइंडसेट। तो क्या इंडिया, प्रश्न क्या था? प्रश्न यह था क्या इंडिया कभी मैन्युफैक्चरिंग का जायंट बन सकता है? नहीं। क्या इंडिया से कभी इनोवेशंस वर्ल्ड लेवल के आएंगे? नहीं। क्या इंडिया में आरएनडी का खर्चा बढ़ाया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कंपैरिजन करें तो अमेरिका और चाइना का जो आरएनडी का बजट है वो इंडिया के एनुअल बजट से ज्यादा है, 1.5 गुने से भी ज्यादा है। आप सोचिए कहां मुकाबला आप करेंगे, कहां आपका मैच है? आप ऐसे हैं जैसे कि गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके सामने टेस्ट लेवल का क्रिकेटर आता है और आप कहते हैं मैं इससे मैच खेलूंगा। ऐसे नहीं होता ना साहब, दुनिया ऐसे नहीं चलती ना। उसके लिए एक जज्बा चाहिए होता है, वो जज्बा इंडिया में नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का, इनोवेशन का, आरएनडी का, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट के लोग हैं, वही रहेंगे, वही करते आए हैं। और बार बार ये कहना कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है, ये सब कहने की बातें हैं। ये पोटेंशियल और कैपेबिलिटी इज द वर्स्ट वर्ड्स, क्योंकि मुझे लगता है जिसके पास 2% भी टैलेंट है और 100% का एप्लीकेशन है वो ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है, बशर्ते इसके कि वो व्यक्ति जो 100% का टैलेंट रखते हैं और उसके बाद 2% की भी एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ गुणगान करते रहते हैं। आप गुणगान करते रहिए, गुणगान करने से कोई कंट्री महान नहीं बन जाता है। 1000 साल पहले क्या थे, 2000 साल पहले क्या थे, हम ये थे, उससे कोई आपको जज नहीं करने वाला है। आप आज क्या हो उससे आपको जज किया जाता है। यू आर ए करप्ट कंट्री, यू आर ए कंट्री विद द ह्यूज लॉलेसनेस, जहाँ पे राम राज्य नहीं बनता, जहाँ पे राम मंदिर बनता है लेकिन राम राज्य नहीं आता है। तो ऐसे देश में आप बहुत ज़्यादा किसी क्वालिटेटिव चेंज की, गुणात्मक चेंज की, बदलाव की उम्मीद ना करें। भारत वहाँ तक नहीं पहुँचेगा इनोवेशन में। ये न्यूमरोलॉजी भी बोलती है, एस्ट्रोलॉजी भी बोलती है। शुक्रिया आपका।